की कलम से व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक के बारे में। बैंक के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, बैंक के कामों से आप अच्छे से वाकिफ़ भी हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बैंक में जॉब्स के बारे में। बैंक में कितने टाइप्स की जॉब्स होती है और उन्हें किस तरह से पाया जा सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। कोटा से मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब। हमने जुल्फ़िकार साहब को इसलिए चुना कि इन्होंने बहुत कम एज में, सिर्फ 25 इयर्स की एज में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IBPS 2001 का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया और इंडियन बैंक में इनकी पहली पोस्टिंग हुई। अभी हाल ही में इनकी पहली पोस्टिंग हुई है। सबसे पहले तो हम हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में जुल्फ़िकार साहब का स्वागत करते हैं। थैंक यू। हाँ जुल्फ़िकार साहब, जैसा कि हमें पता चला है कि आपने सिर्फ 25 साल की उम्र में इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया, तो किस तरह से आपने ये इतना बड़ा चैलेंज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा कर लिया? जबकि हमने सुना है कि IBPS एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, काफ़ी टफ भी होता है और कई सारे लोग जो है वो कई सालों से इसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन आपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लिया। तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी इसको क्लियर करने में? मुझे ये लगता है कि हाँ, थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ है और कंपटीशन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगर हमारे पास राइट रिसोर्सेज हों और हम सही गाइडेंस को फॉलो करें तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, बट जो राइट रिसोर्सेज है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो हमें बस देखना होता है किसी भी एग्ज़ाम को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एग्ज़ाम की जो डिमांड होती है उस चीज़ को एनालाइज करना होता है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, जैसे आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं या SBI PO की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी जो डिमांड है आपको वो देखना है कि उसकी डिमांड क्या है। फिर आप अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप किस फील्ड से हैं? मतलब आपका सब्जेक्ट कौन सा था और आपने इस बैंकिंग फील्ड को ही क्यों चुना? जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने कंप्लीट की है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से मैंने कंप्लीट की है बीटेक। और जब मैंने उसके पहले मैं जॉब करता था व्हाइट हेड जूनियर में, मैं सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। बट जब मतलब कि घर में ऑब्वियसली सबको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब हो तो सबसे बढ़िया बात है, तो घर वालों के कहने पे और जो मेरे कजिन्स थे और भाई थे उन सब के कहने पे फिर मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट की। उसके एक सिंपल रीज़न ये था कि बैंक की जो जॉब है इसका प्रोसीजर बहुत फास्ट है। ये विद इन 3 to 4 मंथ आपको रिजल्ट तक दे देगी। नोटिफिकेशन से जो रिजल्ट का टाइम लगता है 4 to 5 मंथ में वो आ जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था बैंक की तैयारी स्टार्ट करने का। और रेगुलर बेसिस पे इसकी वैकेंसी आती रहती है। हर 2 to 3 मंथ के अंदर आपको कोई ना कोई वैकेंसी मिलेगी। अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जिनकी वैकेंसी बहुत बहुत टाइम तक नहीं आती है, रिजल्ट में डिले होती है, बट बैंकिंग के एग्जाम में ना डिले होती है, रिजल्ट के अंदर ना डिले होती है और इसकी वैकेंसीज भी रेगुलर बेसिस पे आती है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम जानते हैं, ख़ास तौर से हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान की अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसी 1 साल में आती है और उसके बाद एग्ज़ाम जाने कब होता है और ज्वाइनिंग आते आते 2 से 3 साल बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। तो बैंक का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो अब हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो बैंकिंग के जो जॉब्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? अगर मैं मोटे मोटे तरीके से बात करूं तो बैंकिंग की जॉब जो है वो दो लेवल पे डिफाइन होती है। पहला जो होता है IBPS मतलब क्लर्कियल लेवल जॉब, और एक होती है ऑफिसर लेवल जॉब। अब इन्हीं 2 कैटेगरीज के अंदर अगर हम बात करें तो इनके दोनों के एग्जामिनेशंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि क्लर्कियल लेवल के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, उसके अंदर इंटरव्यू इन्वॉल्व नहीं होता है, प्री और मेंस एग्जामिनेशन उसके लिए होता है। और ऑफिसर लेवल की अगर ये बात करें तो वहाँ पे प्री, मेंस और इंटरव्यू भी वहाँ पर होता है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मतलब क्लरिकल एग्ज़ाम में और PO एग्ज़ाम जो कि ज़्यादातर यही पॉपुलर हैं और इसी के लिए बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते हैं, तो इन दोनों एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सब्जेक्ट की अगर बात करें तो अप्रोक्स दोनों में सब्जेक्ट सिमिलर आते हैं, थोड़ा लेवल का डिफरेंस रहता है। जो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे प्री की अगर हम बात करें तो उसके अंदर रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आती है, ठीक है। और इसी तरह से मेंस की अगर बात करें तो वहाँ रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। कुछ एग्जामिनेशन में जैसे कि RRB वहाँ पे कंप्यूटर भी आती है और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो है वो मेंस में हर एग्जामिनेशन के अंदर आती है। और इंटरव्यू के अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पर पूछे जाते हैं।
तो ये जो इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग के आपने बताया इसके बारे में, तो ये बहुत टफ सब्जेक्ट होते हैं और अक्सर जो प्रिपरेशन करने वाले होते हैं उनको इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो अब आप प्रिपरेशन के बारे में भी बताएं कि इन जो टफ सब्जेक्ट्स जो हैं इनको मतलब कैसे कवर किया जा सकता है। जो बैंकिंग की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो बैंकिंग का जो सिलेबस की जो डिमांड है वो बहुत, सबसे बड़ी बात है कॉम्पैक्ट सिलेबस है, छोटा सिलेबस है बहुत ज़्यादा, और डिमांड उनकी कुछ और है। जैसे कि अगर इंग्लिश की बात करें तो थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस, जो प्रैक्टिकल इंग्लिश है वहाँ पर वो पूछी जाती है। तो अगर आपको जैसे कि बैंक की इंग्लिश कवर करनी है तो वहाँ पर इंग्लिश को 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता था। एक पार्ट था वोकेबलरी, दूसरा पार्ट था ग्रामर, और तीसरा पार्ट था आरसी, रीडिंग एंड कंप्रेंशन। तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जानी चाहिए, तो 10 नंबर की, जैसे प्री में वही आती है अराउंड 8 नंबर की। और आपकी अगर वोकेबलरी अच्छी तो आपके 10 मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे, और अराउंड 11 से 12 मार्क्स आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से आ जाते हैं। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट 2 टॉपिक्स थे, वो जो है अराउंड 20 मार्क्स के प्री में 35 में से 20 मार्क्स के वही आ जाते हैं। और उसके अलावा 15 मार्क्स में मिसलेनियस रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चंस वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन में एक्सेल करना है तो आपको रीजनिंग के अंदर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। और वही अब क्वांट की बात, तो क्वांट में भी मतलब कि जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एक है अरिथमेटिक पोर्शन, एक है नॉन अरिथमेटिक पोर्शन। तो अरिथमेटिक पोर्शन जहाँ से भी जिस टीचर से आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और नॉन अरिथमेटिक पोर्शन जो कि सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डीआई, जो इन ये पार्ट आते हैं, इसके अंदर क्या करना है आपको। अगर आप 25 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं तो 25 मार्क्स आपको क्वांट पे इजीली आप गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये पोर्शन आता है, आपको अरिथमेटिक नहीं भी आती है, तो प्री आपका इजीली इनके बेसिस पे ही निकल जाएगा। जैसे कई सारे सब्जेक्ट हैं तो हर स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। किसी को कोई सब्जेक्ट कम कंफर्टेबल लगता है, तो अगर मान लो किसी की इंग्लिश या मैथ्स या रीजनिंग कमज़ोर है और वो बैंकिंग फील्ड में ही जाना चाहता है, तो उसको कैसे कवर किया जा सकता है? अगर आपकी, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आपको लगता है इंग्लिश वीक है, तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। द हिंदू या इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपके नियरली अवेलेबल हो। द हिंदू मोस्टली अवेलेबल नहीं हो पाता है हर जगह, तो इंडियन एक्सप्रेस भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अब उससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, और आपकी जो रीडिंग कंप्रेशन की जो आदत है, रीडिंग की हैबिट है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी कि इंग्लिश में ये कैसे होती हैं। उसके बाद आप ग्रामेटिकल पोर्शन किसी भी एक टीचर को फॉलो करें, ग्रामर के पूरे रूल्स एक बार पढ़ ले ध्यान से और उनको लिख ले। बार बार वीडियोस की तरफ ना जाए, बार बार आप वीडियोस देखने की तरफ जाते हैं, उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट आपका बहुत ज़्यादा होता है, और आप सेल्फ प्रैक्टिस और मेमोराइज जो चीज़ें करनी होती है उसमें टाइम कम दे पाएंगे, तो आपको रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो पेशेंस थोड़ा सा हमें खत्म हो जाता है। और वोकेबलरी की बात करें तो बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है इसके लिए। आप न्यूज़पेपर फॉलो करें, नीतू मैम की एक बुक है, तो नीतू मैम की आप उस बुक को फॉलो करके वहाँ से वोकेबलरी इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने वो पूरी कर ली है बुक, तो आपकी वोकेबलरी उसके बाहर नहीं जाएगी। वो एक अच्छी बुक है अगर इंग्लिश के बारे में हम बात करें। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। तो मैक्सिमम बच्चों की रीजनिंग और क्वांट अच्छी होती है वैसे जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आते हैं। फिर भी अगर किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो अंकुश लांबा सर हैं रीजनिंग के लिए, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, आप वहाँ से उनको पढ़ें, वहाँ काफ़ी अच्छे से वो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो मिसलेनियस पोर्शन होते हैं रीजनिंग के, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो भी टीचर आपको कंफर्टेबल लगे। और क्वांट की बात की जाए तो क्वांट में भी सेम ऐसे ही अरिथमेटिक पोर्शन के लिए मैं राकेश यादव सर को फॉलो करता था, और जो नॉन अरिथमेटिक पार्ट था उनके लिए मैंने मिसलेनियस टीचर जैसे सुमित सर हैं, अड्डा 247 में पहले पढ़ाते थे वो, तो उनको मैंने काफ़ी फॉलो किया था। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से मतलब चीज़ें डिस्क्राइब की थी। कौन से सब्जेक्ट वाले बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं? कई सारों को कई सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें बैंक में जाने के लिए। कोई आर्ट्स या साइंस या मैथ्स ऐसे कोई बाउंडेशन है, या हर सब्जेक्ट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आप एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएटेड हैं तो आप बैंकिंग के क्लर्कल और ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बस कुछ अलग स्पेशलाइज एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशलाइज डिग्री चाहिए होती है, उनके लिए किसी स्पेशल फील्ड के अंदर आपको डिग्री चाहिए। जैसे कि IT के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ डिग्री चाहिए, HR के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए MBA की डिग्री चाहिए, बट वो अलग एग्जाम्स होते हैं। अगर हम PO की और क्लर्क की बात करें तो इसके अंदर आपको बस ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अगर मान लो कि सिलेक्शन हो जाए जैसा कि आपका हो चुका है, तो सिलेक्शन होने के बाद में क्या चुनौतियां रहती है? क्या ये जॉब अच्छा है
एज ए पीओ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस जॉब को में जाने के बाद अब आप काम कर भी रहे हैं, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है इस काम में? मतलब ज़्यादा बर्डन है या ईजी वे में कर पाते हैं? मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस जॉब को करके? ये मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन और ब्रांच टू ब्रांच, पोस्टिंग टू पोस्टिंग ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो अगर जैसे कि पर्सन टू पर्सन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फील्ड में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग, पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ा यहाँ ज़्यादा होता है, तो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है रिलेटिवली। और थोड़ा सा वर्किंग आवर की अगर हम बात की जाए तो वर्किंग आवर भी अदर जॉब्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। अराउंड 8 बजे तक आप फ्री होते हैं। थोड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड जॉब है, तो नॉर्मली टारगेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपको, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और उसकी अगर बात की जाए तो एक इसका कॉन्स ये है, इसका जो प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स एक ये भी है कि यहाँ पे आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अगर आपको अपने स्टेट से बहुत ज़्यादा लगाव है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही या होम स्टेट में ही पोस्टिंग चाहिए, तो ये आपके लिए उतना अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है। बट इसके जो पर्क्स हैं, जो कि इसके प्रोज हैं, वो बहुत है कि इसकी सैलरी जो है अदर जॉब के कंपेरिजन में बहुत अच्छी होती है। इसके अलाउंस जो है वो अदर जॉब के कंपेरिजन में बहुत अच्छी है। और जैसे कि मैंने बताया, आज के टाइम पे तो वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जॉब जहाँ नहीं मिल रही है वहाँ पर ये आपको 4 से 5 महीने में जॉब दे रही है ये एग्जामिनेशन। तो वही अपने आप में सबसे बड़ा प्रोज है इस जॉब का। एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल हर चीज़ का निजीकरण ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के डर रहता है कि इस फील्ड में जाने के बाद अगर ये भी प्राइवेट हो गए तो हमारा क्या होगा, या आगे अगर प्राइवेट हो गए तो जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ये टोटली गवर्नमेंट का एक मूव है, ठीक है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किन बैंकिंग्स को प्राइवेट कर रहे हैं, किन बैंक को नहीं कर रहे हैं। बट अभी कुछ न्यूज़ आई है कि जो बैंक प्राइवेटाइज हो गई है वहाँ भी ऐसा नहीं है कि उन लोगों की जॉब जो है वो चली गई है, या जो बैंक मर्ज हो गई है उनकी लोगों की जॉब चली गई है। जॉब उनकी अभी भी स्टेबल है। आप लाइक गवर्नमेंट के थ्रू लगे हैं, IBPS के थ्रू या SBI के थ्रू लगते हैं, तो आप एक सिक्योर जॉब में हैं, वो आपका फ्यूचर वहाँ पे सिक्योर है। बट ये है कि जब प्राइवेट कंपनी थोड़ा इन्वॉल्व होगी तो अभी जो टारगेट शायद थोड़ा कम मिल रहे हैं वो टारगेट्स रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। जो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए बाद में आपका। बट ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात, या फिर रातों रात बैंक प्राइवेट भी नहीं होती है। किसी बैंक को प्राइवेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी लाइक ऑक्शंस होती हैं, उसके खरीदार हमें मिलने चाहिए। तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है वो आपको देखिए करनी है। अगर आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से बैंक ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम पे, तो आप दूसरे अल्टरनेटिव सिक्योर जो आपको मिनिस्ट्री लेवल अल्टरनेटिव लगते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के जैसे SSC के जैसे एग्जामिनेशन है, बट उनमें प्रॉब्लम वही है। उनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उनके जो रिजल्ट में है वो सर्टेनिटी नहीं है। अराउंड 2 to 3 ईयर वहाँ पे SSC CGL के अंदर 2.5 ईयर तो लग ही रहे हैं रिजल्ट आने में। तो वो वहाँ का एक कॉन्स है। हाँ जी, कुछ अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ तक कैसे आए, बिल्कुल शॉर्ट में बताएं ताकि हमारे दर्शकों को कुछ मोटिवेशन भी मिल जाए। तो कुछ अपने बारे में बताएं। जब मैंने अपनी बीटेक 2020 में कंप्लीट की थी, 2020 में कंप्लीट करने के बाद मैंने 6 मंथ में कॉर्पोरेट में जॉब करता था। कॉर्पोरेट में जब जॉब करता था फिर घर वालों ने काफ़ी लाइक इनकरेज किया गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए। तो मैंने एनालाइज़ किया अपनी फील्ड को कि किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। तो मुझे लगा कि बैंकिंग फील्ड मेरे लिए सही रहेगी और रिलेटिवली जॉब मेरी थोड़ी जल्दी लग जाएगी यहाँ पर। इंग्लिश मेरी ठीक थी पहले से भी, वो इसलिए भी ठीक थी क्योंकि स्कूल में इंग्लिश हमें ग्रामर वगैरह अच्छे से पढ़ाया जाता था। बस वोकेबलरी वैसा पार्ट था जिसके अंदर हमें कमांड करना था, तो वोकेबलरी मैंने याद कर ली थी। और उसके अलावा जो कंसिस्टेंसी यहाँ पे मैटर करती है, बिकॉज एग्जाम 2 से 3 महीने में आते रहे। मतलब जब मेरा ये डिसाइड हो गया था कि लाइक मुझे बैंक की तैयारी करनी है, तो मैंने अपने कुछ सीनियर्स थे मेरे उन सीनियर से कंसल्ट करा मैंने कि क्या कहाँ से मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज मुझे अपनाने चाहिए। तो मुझे पूरी थ्रू आउट द तैयारी मुझे यही चीज़ फील हुई कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से थोड़े बच्चे भागते हैं, बट इसकी एग्जामिनेशन की डिमांड ही मॉक टेस्ट है। अगर आप मॉक टेस्ट कंटिन्यूस बेसिस पे जबकि आपकी तैयारी हो जाए उसके बाद आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए और अपना स्कोर जो है एनालाइज करते रहना चाहिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपकी ओवरऑल इंडिया रैंकिंग पे आप कितना कहाँ पे लाई कर रहे हैं, और जो जो आपको कमियां लगती रहती है उन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। बिकॉज सिलेबस बहुत छोटा है, तो आपको अगर मॉक नहीं देंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा आप मतलब कहाँ पे वीक है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो मॉक कम से कम आपको आपका वीकर और स्ट्रॉन्गर सेक्शन बता देंगे। अच्छा, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई बुक्स है जो आप सजेस्ट करना चाहें, या मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से भी काम चल सकता है? इस बारे में भी थोड़ा अपने ऑडियंस को बताएं। बुक्स की अगर बात की जाए तो कुछ सच कुछ बुक्स का क्राइटेरिया नहीं है कि जो बुक्स फॉलो करनी चाहिए। फिर भी आपको क्वांट के अंदर में एक क्वांटम कैट बुक है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है,
तो क्वांटम कैट जो बुक है इंग्लिश मीडियम वाले उसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज क्वांट के उसका लेवल 1 और लेवल 2 आपका प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवा देगा। और इंग्लिश की बात की जाए तो मैंने नीतू मैम की जो बुक है वहाँ से आप वोकेबलरी वाला पार्ट कर सकते हैं। ग्रामेटिकल उसमें थोड़ा ज़्यादा है, जो बैंकिंग में आता है उससे बहुत ज़्यादा है। तो ग्रामर के लिए आप किसी टीचर की यूट्यूब सीरीज़ को आप फॉलो कर लीजिए, जैसे कि उदिशा मैम है वो काफ़ी सही है उसके लिए, या फिर निमिषा बंसल मैम है वो भी सही है। तो आप उनकी यूट्यूब सीरीज़ फॉलो कर लीजिए और आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास यूट्यूब पर जो फ्री कंटेंट है वो मोर देन इनफ इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और आपको ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं वापस कह रहा हूँ, आपको सेल्फ प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट की आप अच्छी टेस्ट सीरीज़ खरीद दीजिए, जैसे प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड जो टेस्ट सीरीज़ है आप इनको खरीद दीजिए और इनको रेगुलर बेसिस पे दीजिए और एनालाइज कीजिए बस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बिना कोचिंग के भी ये एग्ज़ाम क्रैक किए जा सकते हैं। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो मतलब क्या आपकी तरफ से उनको पैगाम देना चाहेंगे? आपको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आपको जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को चेक करना चाहिए। जो जॉब प्रोफाइल, जैसे कि जब अभी एसबीआई क्लर्क की जब वैकेंसी आई है तो उसमें कस्टमर एंड सेल्स सपोर्ट करके कुछ उसको उन्होंने बता रखा है कि वो आपका काम क्या होगा। तो आप चेक कीजिए कि आपकी पर्सनालिटी से वो मैच करता है या नहीं करता है, और आपको जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी जल्दी है। अगर आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए तो आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे 5 से 6 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको आउटकम नज़र आएगा ही आएगा, बाकी जॉब्स के कंपेरिजन में जिनका सिलेबस भी लेंदी होता है और उनका प्रोसीजर भी लेंदी होता है। यहाँ सिलेबस भी कॉम्पैक्ट है और प्रोसीजर भी फास्ट है। तो और उसके अलावा आप बस कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहिए, क्योंकि हर 2 महीने में वैकेंसी आएगी आएगी। और मेंस की तैयारी खासतौर से, जो एक मेरा मैसेज है, मेंस की तैयारी प्री के साथ कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि प्री की तैयारी अभी करनी है और जब, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में आपको 20 दिन का डिफरेंस मिलेगा, 20 से 25 दिन का डिफरेंस मिलेगा। उस ड्यूरेशन में आप मेंस की तैयारी कर नहीं पाएंगे। तो आपको करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सारे के सारे जो स्टैटिक पार्ट्स हैं वो अभी कर लेने, और करंट अफेयर को भी अभी से करते रहिए। और जो मेंस की तैयारी, मेंस लेवल के मॉक कम से कम कोशिश कीजिए, वीक में एक बार मेंस लेवल का मॉक दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपको जल्दी ही आउटकम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब। ये थे जुल्फ़िकार साहब जिनसे आपने जाने कि किस तरह से बैंकिंग की तैयारी की जाती है। तो हमसे शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता के मंच से जुड़े रहने के लिए जो आपका फेवरेट शो है सूफ़ी की कलम से व्लॉग, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोबारा जल्दी ही मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई जगह पर, किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।